देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की। इनके मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है, और उनके जो असिस्टेंट है अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है। हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर, वतन की बात हम वतनों के साथ। आज हमारे साथ हैं शीबा असलम फहमी। शीबा साहिबा, आपका बहुत बहुत खैर मकदम करती हूँ एक बार फिर, बहुत शुक्रिया आपका। कल राहुल गांधी जी ने जयपुर में बहुत बड़ी रैली की है, और उन्होंने जो कुछ कहा है, जिस तरह से लोगों को मुखातिब किया है, उससे अंदाजा नहीं हो रहा है हमें कि ये वही आदमी है जिसे अपोजिशन या करंट गवर्नमेंट जो है वो मुसलसल पप्पू कहती रही है। आई थिंक कि कल अपोजिशन को उनकी बात सुनकर थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई होगी कि किस तरह से उन्होंने इस आदमी को पप्पू के एक नरेटिव में बनाकर पेश किया है। आई एम श्योर आपने वो कल की उनकी स्पीच सुनी होगी 32 मिनट की। आज हम उसी रैली पर, खास तौर से उस रैली पर बात करेंगे कि उसमें उन्होंने सारी चीजों को ऐड किया है। उसमें मजहब भी है, उसमें हिंदू भी है, उसमें हिंदुत्व भी है, उसमें डिमोनेटाइजेशन भी है, उसमें जीएसटी भी है, उसमें कोविड को किस तरह से मिस हैंडल किया गया, और महंगाई के साथ साथ उसमें बेरोजगारी भी शामिल है। और इतनी सारी चीजें 32 मिनट में कह देना, आई थिंक ये मेरी पर्सनल राय है कि कल उन्होंने वाकई फुल टॉस छक्का मारा है और बाउंड्री से बाहर फेंकी है बॉल। आप इसके बारे में क्विक बताइए हमें कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं। जी हाँ, अभी तक ये चल रहा था कि जो भाजपा थी वो बहुत सारे उन सवालों से बचने के लिए, जो आवाम के सवाल हैं उनसे बचने के लिए वो इस तरह का धार्मिक नैरेटिव बनाती थी कि जिससे कि सारी डिबेट और आप मजबूर हो जाएं कि आप उस पर बात जरूर करें। इस बार पहली बार ये हुआ है कि राहुल गांधी ने बॉल उछाली है और अब बाकी लोग उसको खेल रहे हैं। तो ये जो और उन्होंने जो डिबेट शुरू की है वो बहुत ही सार्थक डिबेट है। ये अब वक्त आ गया है कि भारत में इस बात पर चर्चा हो कि जो 40% से कम वोट पाने वाली भाजपा ये कैसे क्लेम करती है कि जो धर्म की परिभाषाएं उसके पास हैं, जो आरएसएस की धर्म की परिभाषाएं हैं, और आरएसएस का जो विजन है धर्म को लेकर के और धर्म से जुड़े हुए भूभाग यानी कि लैंड मास को लेकर के, वो लैंड मास का कैरेक्टर क्या होगा, उस लैंड मास का वैल्यू सिस्टम क्या होगा, और वो किसका क्लेम है उस लैंड मास पर। तो ये सारे सवालों को लेकर के अभी तक कभी भी आपने देखा कि कांग्रेस ने इस पर चर्चा नहीं शुरू की थी। एक संविधान लाने के बाद कांग्रेस को लगा था कि उसने काम अपना कर दिया है, और एक ऊपर से जब एक प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है तो धीरे धीरे वो दुनिया का और समाज का मिजाज भी बदलेगा, और समाज का मिजाज बदलते बदलते, जिसको हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट थियरी कहते हैं, उसके तहत धीरे धीरे लोगों के बीच में वो लॉजिक, वो रैशनैलिटी जिससे हमें इक्वालिटी, फ्रीडम
और लिबर्टी मिली है और जस्टिस मिला है, जस्टिस फॉर एवरीवन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारे आइडियल्स जो हैं वो जनता तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इसी बीच में एक कमी ये हुई है कि एक पूरे बहुत बड़े गिरोह को ये काम करने दिया गया है कि ये यू टर्न लेकर के, ये वापस उलटबाजी जिसे कहते हैं, या यू टर्न लेकर के वापस अतीत में जाना, माजी में जाना, तो वो उस पर वो काम कर रहे थे और उनका वक्त आया। अभी आप देखिए कि इस देश में पिछले 30 सालों से ये हो रहा था कि हिंदुओं की बात कोई नहीं कर रहा था, जैसे कि सारे के सारे हिंदू जो हैं पॉलिटिकली एग्जिस्ट ना करते हो, वो सिर्फ किसान हैं या बैंकर्स हैं या लेबर हैं या बिजनेस क्लास हैं या दूसरे क्लासेस हैं, और मुसलमान की बात मुसलमान के तौर पे की जा रही थी, ईसाई की बात ईसाई कह के की जा रही थी, सिख की बात सिख कह के की जा रही थी, लेकिन हिंदू की बात कोई नहीं करता था हिंदू कह के। और ये जो स्पेस था, ये जो छोड़ा हुआ स्पेस था, इसको बखूबी भरा था आरएसएस ने और आरएसएस के पॉलिटिकल विंग बीजेपी ने। तो ये बात बहुत समझने की है कि अगर आप इतनी बड़ी मासेस को, मास आइडेंटिटी को अगर आप एक लाखैरा छोड़ देंगे, उनका आप उनके पर आप बात नहीं करेंगे, तो कोई तो आएगा ना उस आइडेंटिटी को पकड़ लेगा और उस पर बात करेगा। और ये काम करने के बाद में कांग्रेस लगातार बैकफुट पे रही। आज भी आप देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जो कि अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी जो कैंपेन चला रही हैं, वो कैंपेन आम जनता के सवालों पर चला रही हैं, वो महिला सुरक्षा के सवाल पे चला रही हैं, वो जनता की सुरक्षा और क्राइम कल्चर के खिलाफ चला रही हैं। उन्होंने कोविड में मरने वालों के हकों की बात की है, उन्होंने दीगर जो आइडेंटिटीज है उनके हकों की बात की। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, उसमें से आने वाले राहुल गांधी ने इतनी बड़ी डिबेट खड़ी कर दी है, क्योंकि ये यूं ही मुंह से निकल गई बात नहीं है, ये एक थियरी है, वो थियरी प्रोपाउंड कर रहे थे। हम जैसे लोग जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के, हम जानते हैं कि हम पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल दोनों ट्रेडिशंस को हम समझते हैं, और हमारे यहाँ मतलब 3-4 क्लासेस में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है सभी स्टूडेंट्स को कि देखिए हिंदू या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या सिखिज्म ये स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है, लेकिन हिंदुत्व और जो खालिस्तान मूवमेंट था वो जो इस्लामिज्म या इस्लामिस्ट एजेंडा है, वो ये सारा का सारा, या के का जो है, या जो नियो नाजिज्म है, ये सारा का सारा स्पिरिचुअल ना होकर के प्योरली पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं। तो ये जो फर्क है स्पिरिचुअल ट्रेडिशन का और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का, ये बहुत बड़ा फर्क है जो हम लोगों को क्लासरूम में बैठ करके बहुत आसानी से बता दिया जाता है। इसको मैं एक मिसाल के तौर पे बस आपको देना अपनी बात यहाँ पर खत्म करूंगी कि अपने देश प्रेम में और राष्ट्रवाद में यही फर्क है कि देश प्रेम, पैट्रियोटिज्म जो है वो आपसे कहता है अपने मुल्क से मोहब्बत करना, मादरे वतन से मोहब्बत करना, अपनी सरजमीन से मोहब्बत करना, और जो राष्ट्रवाद है वो कहता है हम दूसरों से बेहतर, हम दूसरों से आगे निकल जाएं, दूसरे हमसे हमारे आगे नीच हैं, तुच्छ हैं, हम सबसे आला हैं। तो ये जो इज्म है, इज्म से निकल कर के बजाय जो हमारा जो ट्रेडिशन है, जो 5000 सालों की संस्कृति है, उस पर बने रहना, ये दोनों का फर्क है, ये बाइनरी है जिसको वो रेखांकित कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं। बहुत ही क्लियर और लाउड, बहुत क्लियर है। मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं हूँ, क्लियर जुमला बोला है उन्होंने, ये वाली बात। इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाए हैं तो ये जो डिफरेंस आप अभी बता रही थी कि इज्म जितने भी आ जाएं वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, वो लोगों को वर्गलाने में बहुत मददगार साबित होते हैं, और एक तरह से हथियार है उन लोगों का जिनको सत्ता चाहिए। बिल्कुल। इस जुमले पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस जुमले पर राहुल गांधी की शख्सियत के बारे में 2 मिनट आपसे चाहती हूँ। देखिए, बहुत अरसे बाद हिंदुस्तान की सियासत में, और ये सिर्फ कांग्रेस की सियासत की बात नहीं कर रही हूँ, हिंदुस्तान में जितनी भी सियासी पार्टियां, उनको नाम ले करके मैं कह रही हूँ, बहुत अरसे बाद पहली बार कोई आया है जो बुनियादों पर बात कर रहा है। आप ये देखिए कि राहुल गांधी ने नाम लिया, किसी की जरूरत नहीं, हिम्मत नहीं कि वो अडानी अंबानी का नाम ले, क्योंकि सबको चंदा चाहिए, और खुद कांग्रेस के अंदर उनके क्रोनीज बैठे हुए थे, आप जानती हैं, ठीक है, और जिनको भारत रत्न दिलवाया गया और सब कुछ हुआ।
तो ऐसे पार्टी से हारने के बावजूद राहुल गांधी ने जो सरकशी दिखाई है कि वो बुनियादी चीजों पर सवाल कर रहे हैं, और ये आदमी पहली बार जीतने और हारने की फिक्र से ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। ये बहुत बड़ी चीज देखी गई है कल जी। ये शख्स अब जीत और हार, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, इससे ऊपर उठ करके, और इसमें बहुत सारा जो कांग्रेस के अंदर का जो सिलसिला है, जो कंट्राडिक्शंस हैं, अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसका भी इसमें जरूर हाथ रहा होगा। और उन्होंने चुनाव हारने के बाद एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, हम सब जानते हैं उसको, कि हमें अंदर से हराया गया है, हम भीतर घात से हार गए। वो बात आप देखिए, और उसके बाद एक उस शख्सियत का जो कल्मिनेशन है इस स्टेज पर आने में, जहां पर वो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी और टाटा और सबका नाम लेकर के बात कर रहे हैं। यानी कि वो खुल करके ये कह रहे हैं कि हमारा मुल्क अब कुछ चंद कॉर्पोरेट घरानों के मालिकाना उसमें चला गया है, मालिक वो अब मालिक है, बाकी पॉलिटिकल क्लास जो है वो मैनेजर है उनका। ये वो बात खुल के कह रहे हैं। तो ये पहली सरकशी थी जो उन्होंने दिखाई थी। दूसरी सरकशी ये है कि पहली बार आरएसएस, आपने कभी नहीं सुना होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह से, मुलायम सिंह को आपने कभी नहीं सुना होगा, या दूसरे नेताओं को आपने, और जेपी आंदोलन से जुड़े हुए लोग तो बाकायदा उनको साथ ही लाने के लिए जाने जाते हैं। तो पहली बार राहुल गांधी ने आरएसएस का नाम लेकर के, और आरएसएस ने जो नुकसान पहुंचाया है इस देश के सामाजिक सौहार्द को, उसको रेखांकित करते हुए पहली बार बातचीत शुरू की है। और इसीलिए वो मोदी को छोटी बात समझते हैं और आरएसएस पर ज्यादा वार करते हैं, क्योंकि मोदी हो या और जो हो, या उनके जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तो आरएसएस के ही अंडे बच्चे हैं ना, वो तो अलग से नहीं है। तो उस नजरिए को अगर आप देखिए कि उन्होंने ये बात कह दी कि इस देश में हिंदू और हिंदुत्व में जो फर्क है, वो अभी भी 38% वोटर और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द वोटर्स हैं उनका फर्क है। आपने देखा होगा बहुत आहिस्ता से मोहन भागवत लगातार कहते रहे हैं, बीच बीच में हेडलाइंस बनाते रहे हैं कि इस देश में रहने वाला हर शख्स हिंदू है, क्योंकि वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर इस देश में रहने वाला हर शख्स हिंदू है, और उस हिंदू होते हुए वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी है, तो राहुल गांधी के ये कहने में क्या फर्क है कि विद इन हिंदू बहुत सी धाराएं रही हैं। और इससे पहले जब पॉलिटिकल धाराओं से पहले जो भक्ति मूवमेंट है, और जो नवनिर्माण मूवमेंट है, जो पुनर्निर्माण मूवमेंट है, जो नव जागरण मूवमेंट है, जो हिंदुइज्म के अंदर के सारे मूवमेंट्स हैं, उसमें ये सवाल उठाए गए हैं। ऐसे ही तो नहीं आर्य समाजी पैदा हो गए थे, ऐसे ही तो नहीं जो दूसरे ट्रेडिशंस हैं, चारवाक से लेकर के दूसरे ट्रेडिशंस हैं, वो अनादिकाल से भारत में चले आ रहे हैं। तो ये जो एक बहस है, और जो इस देश में गुंजाइश है हिंदुइज्म के अंदर इस पर बात करने की, ये उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट करते हुए बहुत जड़ पे बात निकाली है कि इस पर बात हो कि एक हिंदू जो इस देश में सबके साथ जीने को तैयार है, और वो खुशी खुशी दिवाली भी मनाता है, लोहड़ी भी मनाता है, ईद भी मनाता है, और क्रिसमस भी मनाता है, और वैलेंटाइंस डे भी अब मनाता है, और फादर्स डे और मदर्स डे भी मनाता है। वो भी हिंदू है, और वो भी हिंदू है जो हर उसको खड़ा हो जाता है, वैलेंटाइंस डे को ही मातृ पिता का दिन बनाता है, और खासकर वो भी कोशिश करता है कि हमारी संस्कृति को कोई और टच ना करे, कहीं से उसमें हवा बाहर की ना आ जाए, और जो सिर्फ परंपराओं को धर्म समझता है। और उन्हीं, आप ही देखिए अमित शाह साहब जैन धर्म से आते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए वो मंदिर की राजनीति करते हैं, हिंदू देवताओं के मंदिर की राजनीति करते हैं। खुद योगी जी जो हैं वो नाथ संप्रदाय से आते हैं, जो कि मंदिर में और पूजा पद्धति में और इस तरह के चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन वो भी राम की राजनीति कर रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं। तो ये सारे के सारे पॉलिटिकल गेन्स के लिए, इनका स्पिरिचुअल ट्रेडिशन ये नहीं है, और ये अगर इसमें भी विश्वास करें तो कोई बात नहीं है, मगर पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये हो रहा है। तो बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी नफा नुकसान के जो फिक्र है उससे ऊपर उठ करके इस देश की बुनियादी सवालों पर अब बात कर रहे हैं कि या तो ये रहेंगे या एक सहिष्णु समाज रहेगा, और हिंदुओं से वो बात कर रहे हैं पहली बार। लोग कह रहे हैं कि लोग मुसलमानों को कहा, मुसलमानों को छोड़ दिया। अरे भाई, वो जो इंटरनल कंट्राडिक्शन है अक्सरियत के समाज का, वो उस पर बात कर रहे हैं, और ये बहुत बहादुरी का काम है, बहुत बहादुरी का काम है, क्योंकि क्लियर ये कह देना कि जिस तरह
दो जानों में एक रूह नहीं हो सकती। He said that in the beginning कि जिस तरह दो जानों में एक रूह नहीं हो सकती, उसी तरह दो शब्दों में एक के एक मायने नहीं हो सकते। और उन्होंने उसको बहुत क्लियरली समझाया है कि हिंदुत्व क्या है और हिंदुइज्म क्या है। हिंदुइज्म उन्होंने एक्सप्लेन किया, फिर बाद में उन्होंने बहुत क्लियरली हिंदुत्व को गोडसे और गांधी जी के हवाले से, सावरकर और उन दोनों के हवाले से एग्जाम्पल देके उसको क्लियर किया। और मैं समझती हूँ कि इस पर हम उतनी ज्यादा और बात कर नहीं सकती, क्योंकि बहुत क्लियर चीज थी जो एक बहुत ही कम समझ जिसकी होगी वो भी समझ जाएगा कि इसका क्या मतलब है और ये क्या कहना चाह रहे हैं। आज तक हमने ये देखा है पिछले 6 सालों में 7 सालों में कि इन दोनों शब्दों को, यानी हिंदू, और अगर हम देखें, हम मुसलमान हैं आप में, लेकिन हम भी हिंदू हैं क्योंकि वी आर बोर्न इन हिंदुस्तान। तो अगर उस कंपैरिजन में देखें तो वी आर हिंदू, ठीक है, बिल्कुल। और लेकिन हम भी हिंदुत्व के खिलाफ हैं, क्योंकि वो हमारा जो हमारा समाजी जो फैब्रिक था एकता में अनेकता का, उसको उसने न सिर्फ हर्ट किया है, उसको तार तार कर दिया है एक्चुअली। अगर छोटे लफ्जों में और कम बात में की जाए, इस पर आपका क्या टेक होगा? क्या हम इसमें कुछ और नया ऐड कर सकते हैं? कोई बात जो आपको लगती हो कि ऐड की जानी चाहिए? जी, मुझे ये लगता है कि इस डिबेट को कॉमन सेंस बनाना बहुत जरूरी है। आप इससे आप बच नहीं सकते थे, क्योंकि वो जैसा कि मैंने पहले कहा कि किसी ने हिंदू की बात नहीं की और सारा का सारा जो स्पेस था वो एक गिरोह ने हासिल कर लिया। और ये हिंदुओं को ये महसूस हो रहा था कि इस देश में जैसे हिंदू होना ही कोई नेगेटिव बात हो गई, ठीक है, क्योंकि एक तरफ कम्युनिस्ट मूवमेंट था जो कि लगातार हिंदू धर्म के जो पूरा मामला था उसके ऊपर जो जिसको वो कहते हैं मूर्ति पूजा या पोंगा पंथ या अंधविश्वास, उस पर वो जोर देता था कि ये खत्म होना चाहिए। और ये जो बहुत सारे लोग जो मूवमेंट चला रहे थे, ह्यूमनिस्ट मूवमेंट था और रैशनैलिटी वाले जो मूवमेंट्स थे, ये सारे थे। तो एक तो ये था, लेकिन देश की रियलिटी ये है कि देश जो है वो रैशनलिज्म और लॉजिक के बजाय आस्था पे चल रहा है। ये इस देश की रियलिटी है। अगर आस्था में ही कोई जहर घोल देगा तो उस आस्था के पूरे जो समझ है उसको साफ तो करना पड़ेगा। तो आप रैशनैलिटी लॉजिक की भी बात करें, साइंस की भी बात करें, ये सही है, लेकिन आप इस पर भी बात करें कि नफरत किस तरह से आस्था का हिस्सा बनाई जा रही है। हिंदू होने का मतलब, मैं पहले भी कहती रही हूँ कि इस देश में हिंदुओं को हिंदू राज्य, तथाकथित हिंदू राज्य और हिंदुओं का शासन आया है, उसमें इस देश में हिंदुओं को क्या मिला है? क्या उनको रोजगार मिल गए, सेहत मिल गई, शिक्षा मिल गई, उनको बेहतर मौके मिल गए? क्या उनके रोजगार और कारोबार आगे बढ़ गए? इस देश में इस समय सबसे भयानक आंकड़े हैं आत्महत्या करने के, और वो कौन लोग हैं? अब सिर्फ किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, इस समय सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले हैं छात्र और व्यापारी, जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो, और जो व्यापारी जो इस देश के पूंजी को और पूरी आर्थिक व्यवस्था की चक्की को चलाता है, वो व्यापारी आत्महत्या कर रहा है। तो हिंदू के नाम पर आपको कुछ नहीं मिला है, सिवाय आपको कुछ खास पहचानों, कमजोरों के खिलाफ अपराध करने की छूट, बस वही मिली है। आप कुछ लोगों के खिलाफ अब अपराध कर सकते हैं बिना इस भय से कि कानून के नजर में आप दोषी ठहराए जाएंगे, क्योंकि जजेस भी, हमारी अदालतें भी, हमारे जो जांच इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी, हमारा पूरा वकीलों का तंत्र भी, और उसके अलावा ह्यूमन राइट्स का जो कमीशन है, जो माइनॉरिटी कमीशन है, जो वुमेन कमीशन है, हर जगह आप देखिए तो सारे के सारे इदारे कॉम्प्रोमाइज कर लिए गए। अब ये जो आस्था में जो नफरत की मिलावट की वजह से ये जो पैदा हुई है, अब संस्कृति पैदा हुई है या बैड कल्चर पैदा हुआ है, इसको कोई तो एड्रेस करेगा ना। What is democracy? Democracy is nothing if it doesn't have effective institutions. अगर अकाउंटेबिलिटी के इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। और ये जो आस्था में जो नफरत आई है, उसने उन इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त कर दिया है।
खत्म कर दिया है। वो इंस्टीट्यूशंस अपना काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि दे आर रन बाय ह्यूमन बीइंग्स, दे आर रन बाय द सेम पीपल। तो ये सवाल अब देश को बचाने का सवाल बन गया है। ये सिर्फ हिंदुइज्म के अंदर की डिबेट नहीं है। इस देश में अगर इस देश की मोरालिटी बचेगी, कलेक्टिव मोरालिटी बचेगी, तो वो जरूरी है, उसके लिए ये जरूरी है कि हिंदू और हिंदुत्व का फर्क बताया जाए लोगों को। तो इस कलेक्टिव मोरालिटी, मतलब आप ये सोचिए कि एक आदमी एक गरीब मजदूर को, ये मुसलमान को लेकर के आता है कि और उसको फिर मार देता है, काट देता है, उसके ऊपर आधा मरा हुआ आदमी उसके ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगा देता है, और 8 साल के बच्चे से वो ये वीडियो बनवा रहा है। और ये कांड जो है अगली बार रामलीला की झांकी में वो रेगर की का टैबलॉइड बनाया जाता है। आप ये बताइए कि इस देश की नैतिकता को हुआ क्या है। और वो आदमी, उसके समर्थक अदालत में जाकर के खड़े हो जाते हैं और उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, अदालत की प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, और पुलिस मूक दर्शक है। कोई लिंचिंग ऐसी नहीं है जिसमें पुलिस ना साथ में खड़ी रही हो, या सहयोगी बनके या मूक दर्शक बनकर। और मैं सिर्फ मुसलमानों की लिंचिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पाल घर के साधुओं की भी बात कर रही हूँ, मैं दलितों की लिंचिंग की भी बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। तो मेरा ये कहना है कि अगर कलेक्टिव मोरालिटी हमारी चली गई है और भारत की आत्मा मरी जा रही है, तो अब चुनावी नफा नुकसान, और एक बात और है कि चुनावी नफा नुकसान के मामले में हमसे ज्यादा राहुल अपनी स्थिति को जानते हैं, और वो ये जानते हैं कि इस चुनाव को जीतने वाले हम नहीं हैं, लेकिन इस चुनाव में हम जो भी डिस्कोर्स खड़ा करेंगे और उससे अगर हिंदुत्व को नुकसान होता है तो उसका फायदा किसी हिंदू हिंदू लीडरशिप वाली पार्टी को ही होगा, चाहे वो सपा हो। सपा में कोई मुस्लिम लीडरशिप नहीं है, वो इस कीमत पर भी ये काम कर रहे हैं। तो वो बुनियादी बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जैसा आपने कहा कि हिंदुत्व जो है इसने नफरत की पार्टी की है और सिर्फ मजहब पर हुकूमत की है, मजहब को लेकर हुकूमत की है, उसको यूज करके या मिस यूज करके मजहब नफरत, मजहब कहीं भी इस पूरे किस्से में, यानी अगर ये लोग नफरत और मजहब में इतने घुसे हुए हैं कि अगर इन्होंने कोई काम मुल्क के लिए कलेक्टिव, मतलब पूरे इंडिया के लिए अगर किया है, चाहे आप डिमोनेटाइजेशन देख लीजिए, चाहे आप जीएसटी का लागू होना देख लीजिए, चाहे आप फार्मर्स बिल देख लीजिए, चाहे आप कोविड को किस तरह से मिसहैंडल किया गया, महंगाई का क्या आलम है, बेरोजगारी का क्या आलम है, इन्होंने जो भी काम किए हैं दे वर फेल्ड। कोई चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाई है क्योंकि इनकी पूरी इंटेंशन नफरत फैलाने में लगी हुई है। एंड दिस इज द मुझे यहाँ पर एक बात और अर्ज करनी है आपसे कि आप ये देखिए कि इस पूरे बर्रे सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में भारत ने एक तरक्की की कहानी लिखी थी। वो परफेक्ट नहीं थी, उसमें कमियां थी, लेकिन वो औरों से सबसे बेहतर था। आज इतने बेगैरती से ये कह दिया जाता है कि 70 सालों में क्या हुआ। मतलब हम बांग्लादेश से आगे, पाकिस्तान से आगे, नेपाल से आगे, श्रीलंका से आगे, अफगानिस्तान से आगे, भूटान से, मतलब जितने भी आसपास, और हम चाइना से मुकाबला कर रहे थे। और बेगैरती से ये कहा गया और लोगों को हमवार कर दिया गया कि 70 सालों में क्या हुआ इस देश में। सारी दुनिया से अच्छे और असरदार इलाज के लिए भारत में लोग आ रहे थे। अब 20-60 सालों में ये हुआ है कि ऐसी पॉलिसीज आई है कि भारत के लोग ढाका में जाके इलाज कराने लगे। ये 60 साल में हुआ। तो मेरा यही कहना है कि ये जो नैरेटिव है इसको कोई तो तोड़ेगा कि 70 सालों में, देखिए जैसे ही पाकिस्तान बना, इंडिया बाय डिफॉल्ट हिंदू राज बन गया, चाहे वो अपने को ना कहे। ये इस देश के हिंदुओं की डिसेंसी है कि वो अपने आप को कहते हैं कि हम सेकुलर कंट्री हैं। ये उनका बड़प्पन है, ये मानना पड़ेगा जी। तो ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और डर भर के अपने पाले में लोग लाए जाते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ वरना तुम मारे जाओगे, ये काम इतने बड़े पैमाने पर तमाशा किया है आरएसएस ने और उनको घर करा दिया है कि वो देख ही नहीं पाए कि हम इस दुनिया में कितनों से आगे चले गए इस 70 साल में। इस 70 साल में आपकी आजादी और इजिप्ट की आजादी एक साथ आई थी, आप ये सोचिए। और आप और इजिप्ट, आप देखिए कि आप डेमोक्रेसी के इंडेक्स पर आप कितने आगे थे, ठीक है। तो जबकि उनके पास तेल था और क्या क्या था, और हमारे पास भूख थी, कहत था, और अंग्रेजों ने हमें इतना लूटा था, सब कुछ था, है ना।
तो मेरा ये कहना है कि आप ये देखते हैं कि दुनिया में आंख खोल के देखते हैं कि 70 सालों, इस 60 सालों में इस देश को नेहरू की और इस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसकी और सेकुलरिज्म की और जो टॉलरेंस की जो पॉलिसीज हैं उसने इस देश में कितने बड़ी तादाद में ह्यूमन रिसोर्स पैदा किया, जो अमेरिका तक, कनाडा तक, ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह जा करके अपने झंडे गाड़ रहा था। और आप ये देखिए कि 7 सालों में, 8 सालों में नफरत की सियासत में जो लोग जोश में भर के कि आज हिंदू राज्य बन रहा है, इस जोश में जो 24 साल का लड़का, 25 साल का लड़का जो इनसे जुड़ा था, आज वो प्रौढ़ावस्था में उसकी दाढ़ी के बाल सफेद हो रहे हैं, उसके सर के बाल सफेद हो रहे हैं, उसको रोजगार नहीं है, उसको कोई अपनी बेटी उसका नहीं देगा, वो एक फ्रस्ट्रेटेड अपराधी बना घूम रहा है। ये दिया है इन्होंने। तो ये इन 8 सालों में जो बच्चे, जो नौजवान इस देश के इनके साथ जुड़े थे, ये सोच करके कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है, उस हिंदू राष्ट्र में उन बच्चों को कुछ नहीं मिला है, कोई भर्तियां नहीं हो रही हैं, किसी भी तरह के रोजगार को बढ़ावा, मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया ऑल टाइम लो है इस समय, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही है, सिवाय अगर ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट की नॉन प्रोडक्टिव ट्रेडिंग ना हो और ये क्रिप्टो करेंसी का जो जोश सारी दुनिया में चल रहा है वो ना होता, तो यहाँ पर बिजनेस के नाम पर हो क्या रहा है। तो ये बात समझने की है कि 70 साल बनाम 7 साल जब ये लोग बकवास करते हैं, तो ये राहुल गांधी सही कर रहे हैं कि वो इस पर बात कर रहे हैं कि भाई हिंदू ही तय करेगा, हिंदुओं की डिसेंसी थी कि ये देश सेकुलर था और आगे बढ़ रहा था, आगे भी इस देश में हिंदू ही तय करेगा, सिख, ईसाई, मुसलमान नहीं तय कर पाएंगे, वो सिर्फ उसमें एक हैंड होल्डिंग का काम करेंगे। तो ये जरूरी है कि इस पर बात हो और हिंदू समाज से ही इस पर बात हो कि आप खुद तय करें आपकी कलेक्टिव मोरालिटी को किस तरह धक्का पहुंचाया गया। आज से 50 साल बाद आप ये कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि आप लोगों को सड़क पर दिन दहाड़े घेर के मार रहे थे। बिल्कुल। चलते चलते आप हमें हमारे जो वोटर्स हैं आने वाले इलेक्शन में उनको जरा सा रिमाइंड करा दें कि किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए और उनको क्या चीज देखना चाहिए बिफोर दे विल गो एंड वोट। इस बार बहुत दिलचस्प चुनाव है उत्तर प्रदेश का खासकर, और उसमें एक बड़ी अच्छी बात ये हो रही है, हालांकि ये मजबूरी में हो रही होगी, मेरा ये मानना है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है सियासत में, लेकिन कांग्रेस जो है इस बार ना जाति की बात कर रही है ना धर्म की बात कर रही है, वो सारा का सारा जो उसका फोकस है वो लोगों के इश्यूज पर है। कांग्रेस की अगर ये मेहनत इतना भी कर पाए कि आम जनता खुद, और वोट किसी को भी दे, कांग्रेस को मैं नहीं कह रही वोट दे, वो किसी को भी वोट दे, चाहे बीजेपी को दे, सपा को दे, कांग्रेस को दे, लेकिन वो अपने मुद्दों को पर पहले तो ये करे कि वो अपने मुद्दों पर वोट दे। वो इसलिए ना वोट दे कि सियासत आपसे कह रही है कि फला से नफरत करो, भले उस फला ने आपको कभी कोई नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन सियासत कह रही है फला से नफरत करनी है तो आप नफरत कर रहे हैं। तो ये वाले इससे बाहर आकर के आप अपने पक्ष में वोट दीजिए कि आपको क्या चाहिए और उसकी बात कर कौन रहा है। तो ये बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जितने इस समय अभी तक जैसे सी वोटर का सर्वे जो आया है और बाकी जो सर्वेज आ रहे हैं, उसमें लगातार जो नुकसान बीजेपी को हो रहा है वो जो सेकुलर पार्टीज हैं उनको उसका फायदा मिल रहा है, और उत्तर प्रदेश का वोटर बहुत होशियार है। वो जब तय करेगा, जब उसने तय किया था कि वो मोदी जी को जिताएंगे, तो उन्होंने बहुत समझ के, ये कोई गफलत का वोट नहीं था, ये सोच समझ के दिया गया वोट था। तो ये अब वो तय खुद करेंगे कि उनको अपराध कल्चर है, जो बाकी सारी जो रात भर वो अपने खेतों की रक्षा कर रहे हैं मवेशियों से, जो बाकी की उनके जो आप ये देखिए कि उनको यूरिया नहीं मिल रही, उनको खाद नहीं मिल रही, उनको इतनी तरह की मुश्किलें हैं, और फिर पूरा व्यापार सेक्शन जो है वो तय करेगा। वो बहुत समझदार लोग हैं। मेरा सिर्फ एक ही अपील रहेगी, एक भारतीय होने के नाते, एक उत्तर प्रदेश वाले होने के नाते, कि आप लोग अपने पक्ष में वोट दीजिएगा, बस बजाय इसके कि किसी की नफरत को आप पालने पोसने के लिए वोट दें। शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम, एंड आई होप कि हमारा वोटर फिर एक बार अपनी जहानत का सबूत दे और अपने लिए वोट करे, क्योंकि वोटिंग क्यों है, ये तो हमारे कर्मचारी हैं, ये हमारे सर्विस में होते हैं, तो हमें तय करना है कि हमारी सर्विस में कौन होंगे, कौन लोग होंगे और किस तरह हमारे मुल्क को चलाएंगे ताकि उससे हमें फायदा हो इंडिविजुअली। So thank you so much for giving me time. Thanks for having me.